नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ भारत में ही रहकर भारत के ही हम कहें कि बुरा सोचने वाले कुछ लोगों की लिस्ट की। इस कड़ी में जिस वक्त भारत पहलगाम आतंकवादी जो हमला हुआ उस घटना के बाद से जनता में रोष व्याप्त है और पब्लिक चाहती है कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ा एक्शन हो। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा एक बड़ा सवाल यह है कि इस घटना के बाद से अब तक जो आतंकवादी थे, जिसमें लगभग 7 आतंकवादियों की संलिप्तता जो है वो पाई गई है, और ऐसे में वो अब तक सेना की पकड़ से दूर है। अब ऐसे में इनपुट जरूर थे कि इन आतंकवादियों को 2-3 जगह देखा जरूर गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो बचने में कामयाब है। और क्यों है, उसकी बड़ी वजह जो है वो सामने ये आई है कि वो जम्मू के जंगलों की ओर जो है वो भाग जाते हैं। जब वो खाना लेने के लिए बाहर आते हैं तब जो है उनको डिटेन किया जाता है, लेकिन सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले ही वापस से वहां से वो फरार हो जाते हैं। अब ऐसे में चैलेंज है सेना के लिए भी, और सेना जो है वो इसके लिए काम कर रही है। लेकिन भारत में रहकर एक देश विरोधी टुकड़ी जो भारत के खिलाफ काम कर रही है, उसकी अगर हम सोचते हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में जो है वो नेहा राठौड़ की बात कर चुके हैं, आने वाले वीडियो में भी हम बात करेंगे कांग्रेस के कुछ नेताओं की, लेकिन इस कड़ी में इसमें हम बात करेंगे क्योंकि पहलगाम का जो हमला है वो देश के ऊपर हमला नहीं, सीधे तौर से हिंदुत्व के ऊपर हमला किया गया है। और हिंदुत्व के ऊपर हमला कैसे किया गया है? जब लोगों से कलमा पढ़वाया गया, पैंट उतरवाई गई, नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, और उसके बाद में उनको जो है वो मौत के घाट उतारा गया। तो अब यहां पर जिम्मेवारी बनती है जो अपने आप को हिंदुत्व के ठेकेदार कहते हैं उनके लिए। और जब मैं इस कड़ी में देखता हूं तो सबसे ऊपर नाम आता है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का, जो शंकराचार्य कम और इस देश के लिए शुक्राचार्य की भूमिका में सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बोलता है, लेकिन राजनीति का मोह जो है वो उसका छूटता नहीं है। अब जब हम इसकी बात करते हैं, ऐसा क्यों समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आदि शंकराचार्य ने जब 4 मठों की स्थापना की, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, उन मठों की स्थापना क्यों की गई? उन मठों की स्थापना की गई हिंदुत्व को बचाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और भारत की संस्कृति की जो है वो रक्षा के लिए, कि एक साथ भारत को किस तरीके से जोड़कर रखा जाए। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो शंकराचार्य, क्योंकि अभी एक बार फिर जो है वो इसका बयान आया है, इससे पहले आपने देखा महाकुंभ की सफलता इस व्यक्ति को पची नहीं। क्यों नहीं पची? क्योंकि ये शुरू से ही इसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का था। चुनाव के लिए जो व्यक्ति सड़क के ऊपर बैठ जाए, धरना प्रदर्शन करे और लठ खाने के बाद उठे, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या है। और फिर वही व्यक्ति जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ। आप सोच के देखिए, मुस्लिम बाहुल्य अगर राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, और जहां की कानून व्यवस्था किस कदर थी, वहां पर 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद में जिस तरीके से हिंदुओं में एक जागृति आई है, एक संचार की जो है जिसको हम कहें उत्पत्ति हुई है, उस सब के पीछे इस वक्त अगर देखें तो नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा अगर किसी का आगे नाम रखा जाता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस व्यक्ति को योगी आदित्यनाथ से भी पेट में दर्द है। जो व्यक्ति महाकुंभ का सफल आयोजन कुछ घटनाओं को छोड़कर, और जिसमें आंकड़े ये कहते हो कि 60 करोड़ से ज्यादा पब्लिक ने स्नान किया, तो वो अपने आप जो है वो हिंदू आस्था का केंद्र बन गया। लेकिन हिंदुओं का केंद्र होते हुए भी
चाहे महाकुंभ हो या राम मंदिर हो, इस व्यक्ति के पेट में जो है वो कीड़े पेट से शुरू होकर पहुंच जाते हैं दिमाग तक। तो अब सवाल यह है कि जो व्यक्ति, क्योंकि इसका स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट यह है कि आखिर भारत ने एक्शन क्यों नहीं लिया, और सीधे तौर से इसने जो है वो सवाल खड़ा कर दिया कि कहीं राजनीतिक फायदे के लिए सरकार ने ही तो ये नहीं करवा दिया। अब आप इसकी सोच देखिए, क्या ये धर्म का ठेकेदार बनने लायक है? मैं तो कहता हूं ये नदियों की वो गाद है जिसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, और जब तक ये गाद है हिंदुत्व में, तब तक हिंदुत्व का सत्यानाश होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि आप बाहर वालों से क्या उपेक्षा कर सकते हैं? कोई बाहरी धर्म का व्यक्ति आपके धर्म के लिए कुछ अच्छा करे तो उसको सबसे पहले जो है वो दिखाई देता है ये शंकराचार्य। तो इसलिए मैंने कहा है ये नदियों की गाद की तरह है, और जब तक ये नदी में समाहित है ये प्रदूषित करता रहेगा, हिंदू धर्म को बदनाम करता रहेगा और हिंदू धर्म को प्रदूषित करते रहेगा, क्योंकि इसकी औकात इतनी है, ये शंकराचार्य कहलाने के लायक भी नहीं है। अब जो व्यक्ति हिंदुत्व पे अटैक हो जाए और उसको जो है वो, जिसको कहें कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को कटघरे में खड़ा करने के बजाय सरकार को कटघरे में खड़ा करते हो, सुरक्षा एजेंसियों को खड़ा करते हो, और जहां सुरक्षा एजेंसियों की बात आती है, हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि हाँ सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर जो है वो सवाल उठना लाजमी है, लेकिन ये भी सत्य है कि वहां पर ये लोग, जहां पर सुरक्षा कर्मी थे ही नहीं और जहां पर आने जाने का रास्ता नहीं है, उस ऊंचाई तक ये पर्यटकों को किसकी परमिशन के बाद लेके गए और क्यों लेके गए? तो सवाल, लेकिन क्योंकि ऐसा करने से इनका मुस्लिम भाईचारा जो है वो खतरे में पड़ जाता है, इसलिए ये लोग उसका नाम नहीं लेते हैं। और दूसरा सवाल, जब ये सवाल करते हैं ऐसी स्थिति में कि आखिर सरकार ने जो फैसला लिया है कि सिंधु नदी का पानी है उस जल प्रवाह को रोक लिया जाएगा, तो उसको रोका कैसे जाएगा? अब इस स्थिति में जो है वो मीडिया का भी ठीक वही हाल है जो ऐसे शंकराचार्य को अनपढ़ गंवारों का है। क्यों है? क्योंकि इसके लिए फैक्ट्स को निकालना, पढ़ने लिखने का टाइम की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है, समय की मांग है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जब मेहनत करते हैं तो फिर सच्चाई जो है वो सामने आती है। इसलिए दोनों मीडिया, चाहे वो आप उसको गोदी मीडिया कहिए या दरबारी मीडिया कहिए, दोनों का एक ही हाल है, क्योंकि फैक्ट्स पे वो काम करते हुए नजर नहीं आते हैं, एक दूसरे को गालियां देने में, सरकार को कोसने में और पाकिस्तान को गालियां देने में ही लगा रहता है। तो जब इस सवाल का हम जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ऐसा क्यों जो है वो सरकार के ऊपर अंगुली उठाई जाती है कि सरकार पानी को रोकेगी कैसे, तो एक चीज इसमें जो है वो मानने वाली है, स्वीकार करने वाली बात वो ये है कि अचानक से भारत सरकार जो है वो पूरा पानी रोकने में कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन भारत सरकार के मंसूबे क्या है इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में ये होता हुआ दिखाई भी देगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, उस वक्त नेहरू की मानसिकता क्या थी? धर्म के आधार पर बंटवारा, और जिन लोगों की अपने लिए अलग से एक पाक जमीन की मांग हो, आखिर किस आधार पर उनको 80% पानी का हिस्सा दे दिया गया? सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में एक दूरगामी सोच से कुछ जो है वो निर्णय लिए गए जो इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं, और उन कदमों को हमें जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, जो लोग केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अब पूरा पानी को एक दिन में सरकार रोक ले, ये तो संभव जो है वो किसी के बस का नहीं है, ये संभव होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें जानना जरूरी है कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया क्या, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक मैसेज भी वायरल होता है कि इस पानी को रोकने के लिए घोषणा जो है वो 2016 में उरी हमले के बाद भी की गई थी, लेकिन क्या अब तक पानी रुका क्या? तो इसमें सरकार क्या कर रही है उसको अगर हम समझे तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, और ये जो परियोजना जो है वो झेलम की सहायक नदी के ऊपर है, किशन गंगा के ऊपर।
अब इसको हम समझें तो फैक्ट्स के रूप में इसको 2018 में शुरू किया गया था और इस परियोजना में 23 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए किशनगंगा नदी का पानी झेलम नदी के बेसिन में डाइवर्ट किया जाता है। अब आप सोच के देखिए, जो लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार इसके लिए क्या कर रही है, 23 किलोमीटर लंबी सुरंग पहाड़ों के बीच में, और किशनगंगा का जो पानी है वो डाइवर्ट किया जाता है झेलम नदी के बेसिन में, और वहां पर 330 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजना जो बनाई गई है, ये पाकिस्तान के लिए पहले से ही चिंता का विषय रही है। ये पाकिस्तान इसको मानता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है वो पता ही नहीं है कि ऐसी कोई परियोजना चल भी रही है। और ये परियोजना 2013 में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बनी थी, क्योंकि इसकी मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया गया था पाकिस्तान की तरफ से, और 9 क्यूसेक पानी जो है वो पाकिस्तान को छोड़ने की शर्त पर इसको मंजूरी दी गई थी, जिसको 2018 में शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये 2016 के उरी अटैक के बाद का है। उसके बाद में दूसरी परियोजना भी हम समझ लेते हैं, वो है रातले जल विद्युत परियोजना, चेनाब नदी, क्योंकि सिंधु, रावी और चेनाब ये पाकिस्तान की नदियां जो पाकिस्तान में पानी जाता है, और सतलज आपको पता है, ब्यास, इन नदियों का पानी जो है वो किस तरफ आता है, हिंदुस्तान में। तो ऐसे में इस परियोजना को दोबारा से शुरू किया 2021 में एडवांसमेंट के साथ में, और 850 मेगावाट की ये परियोजना इस परियोजना को जब शुरू किया गया उसके बाद से पाकिस्तान अब तक जो है वो पानी की हेराफेरी के आरोप भारत सरकार के ऊपर लगाता है। तो ये दूसरी बड़ी परियोजना, हालांकि इसको हम कहें कि परमानेंट ये पानी को रोकने में कामयाब है, वो अभी तक नहीं है। इसके लिए 2-4 साल 5 साल का समय और लग सकता है, लेकिन इस दिशा की ओर ये जो है वो एक बड़ा कदम माना जा सकता है। और फिर उसके बाद में आता है तुलबुल नेविगेशन परियोजना, जो कि झेलम नदी के ऊपर है। 1987 में इस परियोजना का पाकिस्तान ने विरोध किया, और उसके बाद में अब आप समझ लीजिए 1987 में सरकार किसकी थी, और पाकिस्तान के दबाव में आकर इस परियोजना को बंद कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। अब ऐसे में 2016 का जब उरी का हमला हुआ, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी वापस से जो है वो मंजूरी दी। और इसका महत्व क्या है, यह परियोजना बुल्लर झील के मुहाने पर नेविगेशन लॉक और कंट्रोल स्ट्रक्चर के जरिए पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकती है, नियंत्रित कर लेती है। और पाकिस्तान हमेशा से इसको लेकर जो है वो आवाज उठाता रहा है कि ये सिंधु जल समझौते का उल्लंघन है। तो पाकिस्तान जिस तरीके से झटपटा रहा है, उसको अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लिए क्या समस्याएं खड़ी कर रहा है। लेकिन भारत में रहकर भारत वाले लोगों को आज अगर हमला हुआ तो कल मोदी जो है वो तुरंत एक्शन ले तो वो ठीक है, नहीं तो वो नहीं है। तो परियोजनाओं में बांध बनाने में समय लगता है। फिर उसके बाद में आता है शाहपुर कंडी बांध, ये रावी नदी के ऊपर है, और 2018 में इसको मंजूरी दी थी नरेंद्र मोदी की सरकार ने। ये 2016 के बाद का जो है वो केंद्र सरकार का रिएक्शन है, और 2024 में इसका काम जो है वो पूरा भी हो गया है। तो रावी नदी जो है वो रावी नदी के ये जो परियोजना है वो अधिशेष पानी को रोकती है, और ये जम्मू कश्मीर हो चाहे पंजाब हो, इसके 32,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई योग्य बनाने के लिए जो है वो इस परियोजना के ऊपर काम हुआ है। और फिर उसके बाद में जो है, और आप एक चीज और देख लीजिए, ये वो पानी है जो पूरा का पूरा रावी नदी का पानी जो है वो रोक देता है, ये परियोजना। और उसके बाद में है उच्च बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी जो है वो रावी नदी की सहायक नदी के ऊपर है, और 2020 में इसकी घोषणा की गई, और इसका उद्देश्य भी जल भंडारण और सिंचाई का उद्देश्य है। और ये दो महत्वपूर्ण योजनाएं, चाहे वो उज हो या फिर शाहपुर कंडी का बांध जो है, इन बांधों के जरिए भारत सरकार जिस पे काम कर रही है कि इन पश्चिमी नदियों का जो पानी है वो पूर्ववर्ती जो नदियां हैं, चाहे वो ब्यास हो, सतलज हो, इन नदियों की तरफ जो है वो किस तरीके से मोड़ा जाए, इसके ऊपर इसका जो है वो काम चल रहा है। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है, लेकिन जब बात आती है कि अकल के अंधों को, जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते, घटना का जो है वो तुरंत रिएक्शन देने में जो है वो महारत हासिल होता है, जिनको सिर्फ और सिर्फ
मोदी विरोध में जो अंधे हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये फैक्ट्स जो है वो कोई मायने नहीं रखते। केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या मंशा है, उसको अगर आपको स्टडी करना है तो आपको फैक्ट्स को समझना पड़ेगा कि इस वक्त केंद्र सरकार जो है वो इस दिशा में क्या काम कर रही है और कब तक जो है वो ये पूरा करने में कामयाब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा है कि शंकराचार्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये इन नदियों की गाद की तरह है हिंदुत्व के लिए। इसने हिंदुत्व के लिए होना क्या था, पहलगाम जब अटैक हुआ तो उसके बाद में ये हिंदुत्व का ठेकेदार बनता है। तो इसको जिस तरीके से वक्फ के खिलाफ जो है वो मौलाना सड़कों पे आ गए, क्या ये एक बार भी सड़क पे उतरा, एक आवाज़ दी कि हम जो है वो सड़कों पर उतरेंगे अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है, त्वरित कार्रवाई नहीं करती है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए इसने क्या किया? तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है गद्दी पर अपनी ऐश आराम की ज़िंदगी काट रहा है। इसको ना हिंदुओं से लेना देना है और ना ही जो है वो इसको भारत से कोई लेना देना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।